Hello everyone, I warmly welcome you all to the Topper Town YouTube channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 1707 से लेके 1857 तक है। ये हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का है, या फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो इसी टॉपिक से होती है सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि लेटर मुगल्स में क्या सीन था। ठीक है, तो जो रूलर्स सारे रूलर्स वीक थे, इनकैपेबल थे, पपेट्स मतलब कठपुतली थे अपने नोबल्स के हाथ में, और जो बाहर से जो कंपनीज आ रखी थी उनके हैंड में। ठीक है, और जो नोबल्स थे, जब नोबल्स की बात करते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग थे, उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी और वो किंग मेकर्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो पहले लेटर मुगल हैं, सबसे पहले वो हैं, उनका नाम है हमारा बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट, इनका टाइम पीरियड है 1707 से लेके 1712 तक। ये सारी की सारी गुड क्वालिटीज़ थी इनके अंदर। ये कैपेबल रूलर थे, पर वो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, ये अपने लोगों को शो ही नहीं कर पाए एज गुड एंड केपेबल रूलर बिकॉज क्यों ये शो नहीं कर पाए, क्योंकि है ना, ये हालात के मारे थे। हालात के अंदर मारे इन द सेंस कि जो इनके पुराने रूलर्स थे, औरंगज़ेब थे या शाहजहाँ थे, उन्होंने इनके लिए कंडीशन इतनी वर्स्ट कर दी थी कि इनके टाइम पीरियड तक आते आते ये कुछ चीज़ें सही करने की कोशिश भी करते तो कंडीशंस बहुत बेकार थी, तो इतना ज़्यादा अपना योगदान दे नहीं पाए। और इनके टाइम पे इनके नोबल थे जुल्फ़िकार खान। दूसरे आपके मुगल रूलर हैं जहांदार शाह। जिनका टाइम पीरियड है 1712 से लेके 1713 तक। इनके नोबल भी हमारे जुल्फ़िकार खान थे। ये फर्स्ट पपेट रूलर थे। जुल्फ़िकार खान ने ही जहांदार शाह को रूलर बनाया था। इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, जुल्फ़िकार खान जिजिया जो टैक्स है, जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर देता है सिर्फ राजपूत्स के लिए। जिजिया एक तरीके का टैक्स होता है जो अपने तीर्थ स्थान पर जाने के लिए नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। तो ये टैक्स मुगल्स जो बादशाह थे, अकबर, शाहजहाँ, इन्होंने अबॉलिश कर रखा था। पर जो औरंगज़ेब आए, उन्होंने, वो एक ऑर्थोडॉक्स राजा होने के कारण उन्होंने ये टैक्स दोबारा स्टार्ट कर दिया। और जहांदार शाह के टाइम पे जुल्फ़िकार खान ने ये टैक्स को अबॉलिश किया, लेकिन सिर्फ राजपूतों के लिए। इन्होंने चौथ सरदेशमुखी टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया और इजहारा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये चौथ सरदेशमुखी और इजहारा सिस्टम को हम कभी और डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में किसी और वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे हमारे रूलर है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार का टाइम पीरियड है 1713 से लेके 19 तक। इनके टाइम पे जो नोवेल थे उनका नाम था सैयद ब्रदर्स। ठीक है, और
और फर्रुखसियार के टाइम पे जिजिया जो टैक्स है हमारा, वो सभी के लिए अबॉलिश कर दिया गया था। और इनके टाइम पीरियड में एक बड़ा काम ये होता है, जो फर्रुखसियार हैं हमारे, वो एक सिख रूलर थे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते थे। तो इनके टाइम पीरियड में एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। वो आते हैं और इनका इलाज करते हैं। उनसे खुश होकर फर्रुखसियार ब्रिटिशर्स को रॉयल फरमान दे देते हैं, रॉयल फरमान फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे रूलर आते हैं रफ़ी उद दराजत, जिनका टाइम पीरियड है 1719। ये सिर्फ 8 मंथ्स के लिए राजा रहे। इनके टाइम पीरियड में हमें ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलता नहीं है। फिर उसके बाद नए राजा आते हैं रफ़ी उद दौला, जिनका टाइम पीरियड है 1719, जो सिर्फ 2 महीने के लिए राजा रहते हैं और कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता नहीं है। फिर लेकिन इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, रफ़ी उद दौला अपना नाम खुद ही चेंज करके शाहजहां सेकंड रख लेते हैं। ये मेन इनके पीरियड का डेवलपमेंट है। फिर नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो उनका नाम होता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये अपने नाम की तरह रंगीले ही थे। इनका टाइम पीरियड है 1719 से लेके 1749 तक। और ये बहुत प्रोमिनिएंट कथक डांसर थे, स्कॉलर थे कथक के। और इनके टाइम पीरियड में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में, नादिर शाह का अटैक होता है। नेक्स्ट हमारे रूलर हैं अहमद शाह, जिनका टाइम पीरियड है 1749 से लेके 57 तक। इनके टाइम पीरियड में जो अहमद शाह अब्दाली है या फिर दुरानी है, दुरानी या अब्दाली, उसका इन्वेजन्स होते हैं, मतलब वो अटैक करता है इंडिया पे। और जो इनके नोबल थे उनका नाम था इमाद उल मुल्क। नेक्स्ट हमारे रूलर हैं आलमगीर सेकंड। इनका टाइम पीरियड है 1757 टू 59। इनके टाइम पीरियड में इनके जो नोबल थे वो इमाद उल मुल्क ही रहते हैं। और इनके टाइम पीरियड में हमें बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलती है, दो वो इसके पार्ट नहीं थे बैटल ऑफ प्लासी के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे शाहजहां थर्ड, जिनका टाइम पीरियड होता है 1759 से 60 तक का। इनके भी जो नोबल हैं वो इमादुल मुल्क ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट रूलर जो आते हैं हमारा, उनका नाम है शाह आलम।
जिनका टाइम पीरियड है 1760 से लेकर 1806। इनके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ बक्सर, सेवनटीन सिक्सटी फोर में। ये उसका एक पार्टी होते हैं, मतलब एक ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बोला जाता है कि इनके पास इतना भी एरिया नहीं रह गया था कि ये अपने आप को राजा कह सकें। इनका एरिया सिर्फ आलम से पालम तक रह गया था। ये दो एक जगह है दिल्ली की, आलम टू पालम रह गया था इनका, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं अकबर सेकंड, 1806 इनका टाइम पीरियड है, 1832। अकबर सेकंड के लिए कहा जाता है कि इनके टाइम पीरियड तक मुगल ट्रेजरी में इतना भी पैसे नहीं रह गए थे कि राजा के पास अपना ट्रैवलिंग अलाउंस हो। तो ये जामा मस्जिद तक ट्रैवल करने के लिए भी इनको पैदल जाना पड़ता था। फिर नेक्स्ट हमारे आखिरी मुगल शासक हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, जिनका टाइम पीरियड है 1832 टू 1858। इनके टाइम पीरियड में हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है, जिसको हम सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। ही वॉज द ओल्डेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप लोग मुझे ये देख के बताएं, सर्च करके बताएं कि यंगेस्ट रूलर ऑफ इंडिया कौन थे। ये सारी बातें हुई हमारे लेटर मुगल एम्परर्स की कि कैसे कैसे उनका टाइम पीरियड रहा, कौन उनके नोवेल्स थे, क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट उनके टाइम पीरियड में हुए। ये बात हमने नोवेल्स की करी। अब हम बात करते हैं कि ये डिक्लाइन क्यों है। डिक्लाइन वाई, ठीक है। डिक्लाइन का कोई रीज़न तो होगा, ऐसे थोड़ी कोई डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब कोई पावर इतनी टाइम से चली आ रही है और वो एकदम से ख़त्म हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो सबसे पहला कारण कंट्रीब्यूशन रहता है औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब और उसकी ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, मतलब वो इतना डरा हुआ बंदा था औरंगज़ेब ही, वो अपने दिमाग से काम ना लेकर उलेमास की सुनता था, और जो अपना शासन था वो कुरान के थ्रू चलाता था, कुरान के लॉज पे चलाता था। इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट जो तुम्हारी प्रजा है उसमें हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, तो तुम्हें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना। पर वो बैलेंस नहीं बनाता था, वो पक्षपात करता था। उस वजह से जो लोग थे वो परेशान हो रहे थे उसकी प्रजा में, उसके राज्य में, और जो उसकी जो पॉलिसीज थी, डेक्कन पॉलिसी, वो बर्बाद थी। जजिया उसने लगा दिया था, टेम्पल्स तोड़वा रहे थे वो। तो इस वजह से औरंगज़ेब एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह सकते हैं वीक सक्सेसर्स, मतलब जितने भी सक्सेसर्स हमें मुगल्स के देखने को लास्ट पीरियड में देखने को मिलते हैं, दे आर ऑल वीक, मतलब दे आर ऑल सीकर्स ऑफ प्लेजर्स, मतलब वो आराम फरमाना चाहते थे, एक अपने पास इनके एक टाइटल हो और आराम फरमाए, इनका और कोई ज़्यादा मकसद नहीं था। थर्ड जो आते हैं उनका होता है डी जनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटीज़, मतलब कि जो मुगल्स में जो नोबिलिटीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनमें 3-4 तरीके के लोग थे कि तुरानी भी थे, ईरानी भी थे, अफ़गानी थे, हिंदुस्तानी थे। तो इनके बीच में अलग ही
अपने रिलीजन को लेके अलग ही क्वारल्स चलते रहते थे, ये बिल्कुल ही अलग लड़ाइयाँ अपनी करते रहते थे। फोर्थ, डिमोरलाइजेशन ऑफ मुगल आर्मी। मुगल आर्मी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके बाद जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, जो आर्मी में लोगों को रखा जा रहा है, वो मेरिट के बेसिस पे नहीं रखा जा रहा, उनकी स्किल्स के बेसिस पे नहीं रखा जा रहा, वो मनी के बेसिस पे रखा जा रहा, कौन कितनी ज़्यादा रिश्वत दे रहा है उसे आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक बैंक्रप्सी। इकोनॉमिक बैंक्रप्सी के लिए हम ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं, वो ठहराते हैं शाहजहाँ को, बिकॉज उनका जो प्रेम था आर्किटेक्चर की तरफ वो मुग़ल ट्रेजरी को ले डूबा। उन्होंने इतना ज़्यादा पैसे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में लगाए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि मुग़ल ट्रेजरी एम्प्टी होती जा रही है। और फिर जो रूलर्स थे, देवर और लाइक पैसे अपने ऊपर खर्च करते थे, प्रजा की हेल्प नहीं करते थे, वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं थे। तो इस वजह से लोगों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर सबसे ज़्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूट करता है वो फॉरेन इन्वेजन है। मतलब जो फॉरेन जो पावर्स है उन्हें दिख रहा है इंडिया के जो राजा हैं, जो पावर है वो इनकैपेबल है, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी पावर यहाँ बनाने आएंगे। तो जो मुगल्स का डिक्लाइन हुआ उसमें ये लोग भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक रीजनल पावर्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे प्रांत के लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। वो इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे लोग, जैसे मराठास हो गए, सिख्स हो गए, मैसूर के जो टीपू सुल्तान वगैरह हैं वो, और धीरे धीरे करके और भी पावर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाती हैं। बंगाल में लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, हैदराबाद में कर देते हैं। और इकोनॉमिक क्राइसिस या जिसे हम लोग ज़मींदारी क्राइसिस बोलते हैं, ज़मींदारी क्राइसिस या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसकी वजह से मतलब सैलरीज तो देने के लिए पैसे तो थे नहीं गवर्नमेंट पे, राजा के पास, तो वो लोग है ना ज़मींदारी के फॉर्म पे, मनसब के फॉर्म पे लोगों को सैलरीज दे रहे थे। अब लैंड भी तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही तो है, ऐसा तो है नहीं तुम लोग एक्सपेंशन कर रहे हो, एक्सपेंशन तुम कर नहीं रहे हो, लेकिन तुम लैंड लोगों को बांटते जा रहे हो कि अब ये लैंड तुम्हारी, इसके ऊपर तुम कुछ भी करो, तो उसका भी एक लिमिट आएगा ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी वो लैंड। तो वही चीज़ हो रही थी। तो ये बात हुई कि मुगल्स क्यों डिक्लाइन होते चले गए, ख़त्म होती चली गई इनकी पावर। ठीक है, तो ये हमारे लेटर मुगल्स और उनके डिक्लाइन के बारे में हमने बात की आज के वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया और आपको चाहते हैं कि आप को कोई टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसका टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, सो दैट हम आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।